खजार लोगों का गठन, जिनका भविष्य का राज्य आज के दागिस्तान क्षेत्र में केंद्रित होने वाला था, जनजातियों के महान प्रवासन के दौरान शुरू हुआ। जब हूण जातियां पूरब से पश्चिम की ओर उमड़ी, तो उन्होंने अपने आगे आगे और अपने साथ साथ असंख्य अन्य प्रारंभिक तुर्की और फिनो-उग्रिक जातियों को भी धकेल दिया और अपने साथ बहा ले गईं। इनमें से एक थे सवीर, जो मूल रूप से पश्चिमी साइबेरिया के निवासी थे। वास्तव में यह पूरी तरह संभव है कि साइबेरिया नाम स्वयं उन्हीं से निकला हो। फिनो-उग्रिक मूल के सवीर कास्पियन घास के मैदानों से होते हुए उत्तर काकेशस की ओर प्रवास कर गए। बाद में 6ठी शताब्दी में उन्होंने सासानी ईरान के विरुद्ध युद्ध किया और साथ ही ट्रांसकाकेशिया में भी बस गए। अंततः 6ठी शताब्दी के दूसरे भाग में तुर्की खगानते के व्यापक विस्तार के कारण तुर्की जनजातियां उत्तर काकेशस में आकर बस गईं। इन समूहों ने सावर जाति के अवशेषों को अपने में समाहित कर लिया, जो पहले ही ईरानी भाषी जातियों के साथ घुलने मिलने लगे थे। और इस मिश्रण से, जिसमें तुर्की तत्व प्रमुख था, खज्जर जाति का उदय हुआ। 603 में विशाल तुर्की खगानते 2 शाखाओं में बढ़ गया, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी खगानते का खजारों पर अधिकार केवल नाम मात्र का रह गया। विशेष रूप से अंतिम बीजांटिन सासानी युद्ध के दौरान, जो लगभग उसी समय शुरू हुआ था, खजारों ने स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई और बीजांटियम का समर्थन किया। जब 7वीं सदी के मध्य में पश्चिमी तुर्की खगानते का पतन हुआ, जब उसे चीनी तांग साम्राज्य ने पराजित कर दिया, तब खजारों ने पूरी तरह से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। फिर भी उनके राज्य का नेतृत्व अब भी अशना वंश के एक सदस्य के हाथों में था, जिसमें तुर्की खागान भी शामिल थे। इसी समय जब नया खगानत आकार ले रहा था, खजारों के मुख्य प्रतिद्वंद्वी बुल्गार थे, जो तुर्की भाषी जनजातियों का एक और महासंघ था। उनकी राज्य, जिसे महान बुल्गारिया के नाम से जाना जाता था, ने भी पश्चिमी तुर्किक खगानते की सत्ता से खुद को मुक्त कर लिया था और खान कुबरात के शासनकाल में पुनर्जागरण का एक संक्षिप्त दौर देखा था। बुल्गारों ने काले सागर के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा था, और यदि कुबरात की मृत्यु के बाद लगभग 665 के आसपास उनका राज्य विघटित न हो गया होता, तो वे खजारों के लिए एक गंभीर खतरा बन सकते थे। उसके 5 उत्तराधिकारी आपस में सत्ता बांटने में असफल रहे, और उनकी आपसी फूट ने खानते का भाग्य हमेशा के लिए तय कर दिया। खजारों ने अलानों के साथ मिलकर बुल्गार जनसंख्या के एक हिस्से को अपने अधीन कर लिया। एक अन्य हिस्सा उत्तर की ओर खदेड़ दिया गया, जहां बाद में वोल्गा बुल्गारिया अस्तित्व में आया, जबकि तीसरा समूह आज के बुल्गारिया क्षेत्र में जा बसा। अपने पड़ोसियों को परास्त करने के बाद खजार खगानत ने काले सागर और कैस्पियन सागर के बीच प्रमुख शक्ति के रूप में अपनी जगह बना ली। बुल्गारों पर अपनी जीत से ठीक पहले खजार भी कॉकस क्षेत्र में युद्धों की एक लंबी श्रृंखला में उलझ गए, जो 150 वर्षों से भी अधिक समय तक 8वीं सदी के अंत तक चलती रही। बाइजेंटाइन सासानी युद्धों के समय से ही खजारों ने समय समय पर अपने बाइजेंटाइन सहयोगियों की सहायता करने और लूटपाट के लिए ट्रांसकॉक्सिया पर आक्रमण किए थे। 627 में तो उन्होंने तिबिलिसी पर भी कब्जा कर लिया था। उस युद्ध ने सासानी ईरान को बुरी तरह कमजोर कर दिया, जो 7वीं सदी के मध्य में आगे बढ़ते अरबों के हाथों गिर गया। तेजी से फैलते अरब खिलाफत ने जल्द ही आर्मीनिया, इबेरिया, कॉक्सियन अल्बानिया को अपने नियंत्रण में ले लिया, और दरबंद, जो पूर्व सासानी साम्राज्य का सबसे दक्षिणी छोर था, पर भी कब्जा कर लिया। वहां से अरबों ने समय समय पर खजर क्षेत्र पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन खजर हमेशा उसी तरह जवाबी हमला करते रहे। इन युद्धों के दौरान दोनों पक्षों ने बड़े पैमाने पर आक्रामक अभियान चलाने में सफलता पाई, लेकिन वे अपने द्वारा जीते गए क्षेत्रों पर कब्जा बनाए रखने में असमर्थ रहे। खजारों का सबसे सफल अभियान 730 में आया, जब उन्होंने अपने शत्रु को चौंका दिया। इस बार वे दक्षिण की ओर डरबेंड के पारंपरिक मार्ग से नहीं, बल्कि दरियाल दर्रे के रास्ते बढ़े। उस अभियान में कगान के पुत्र बर्जिल के नेतृत्व वाली सेना उत्तरी ईरान के अर्दबिल नगर पहुंची, जहां अपनी भारी संख्यात्मक श्रेष्ठता के बल पर उसने 25,000 की अरब सेना को पूरी तरह नष्ट कर दिया। खजार सेना की वास्तविक संख्या अज्ञात है। अरब इतिहासकारों ने इसका आंकड़ा 3 लाख बताया। संभवतः यह एक अतिशयोक्ति थी, जो पराजय को उचित ठहराने के लिए घड़ी गई थी।
इसके बाद खजार सेना ने आसपास के इलाकों में लूटपाट करने के लिए खुद को विभाजित कर लिया, लेकिन अंततः उत्तरी मेसोपोटामिया में उसे रोक दिया गया। 7 वर्ष बाद अरबों ने कॉकस क्षेत्र में अपनी अब तक की सबसे बड़ी सैन्य मुहिम शुरू की। 2 सेनाओं के साथ वे कास्पियन दरवाजे और दरियाल दर्रे से आगे बढ़े, खजारों की राजधानी सेमेंद्र पर कब्जा कर लिया और खगान की सेनाओं का पीछा करते हुए वोल्गा तक पहुंच गए, या एक अन्य विवरण के अनुसार वे डॉन नदी तक चले गए। लेकिन तब तक उमैयद खिलाफत असाधारण रूप से विशाल हो चुकी थी। उसका विस्तार लगभग समाप्ति की ओर था और अरबों के पास न तो असीमित खजार क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने की ताकत थी, न ही इच्छा। इस बात से संतुष्ट होकर कि खगान ने स्वयं को उनका अधीनस्थ स्वीकार कर लिया है, अरब वापस लौट गए। बाद में खजरियों ने ट्रांसकॉक्सिया में और भी छापेमारी की, लेकिन दोनों राज्यों के बीच की सीमा वहीं स्थिर रही जहां शुरू में निर्धारित की गई थी। खगानते और बाइजेंटियम के बीच संबंध ईरानी बाइजेंटाइन युद्ध के समय से ही अधिकांशतः मैत्रीपूर्ण रहे थे। अरब खिलाफत के लिए, जिसने सासानी ईरान का स्थान लिया था, बाइजेंटियम खजारों की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण प्रतिद्वंद्वी था। इसलिए पुराने गठबंधन ने इस नए साझा शत्रु के विरुद्ध भी अपना काम जारी रखा। खजारों के ट्रांसकॉक्सिया पर आक्रमणों से बीजेंटाइन साम्राज्य को यह लाभ हुआ कि अरब सेनाओं का एक हिस्सा वहां बढ़ गया। दोनों राज्यों के हित क्रीमिया में भी आपस में टकराते थे। अधिकांश प्रायद्वीप पर खजर लोगों का अधिकार था, हालांकि इसमें अब भी चेरसोनेसस के इर्द गिर्द केंद्रित बाइजेंटाइन क्षेत्रों का अस्तित्व बना हुआ था। इसी नगर के आसपास एक बार ऐसा संघर्ष भड़क उठा था जो लगभग युद्ध में तब्दील होने ही वाला था। अपदस्थ और नाककटा सम्राट जस्टिनियन द्वितीय को चेरसोनेसस में निर्वासित कर दिया गया था, लेकिन उसने कभी भी अपना सिंहासन वापस पाने की उम्मीद नहीं छोड़ी। जब नगरवासी इकट्ठा हुए ताकि विद्रोह की साजिश रच रहे जस्टिनियन को सौंप सकें, तो उसे खगान इबुजुर में एक सहयोगी मिल गया। खागान ने उसे खजर क्षेत्र में बसने की अनुमति दे दी और यहां तक कि अपनी बहन का विवाह भी उससे कर दिया। स्वाभाविक ही था कि इस बात से कॉन्स्टेंटिनोपल में चिंता फैल गई। सत्तारूढ़ सम्राट ने खगान को जस्टिनियन को सौंपने के लिए राजी कर लिया, लेकिन वह किसी तरह भागकर बुल्गारिया पहुंच गया, जो उस समय दान्यूब नदी के किनारे स्थित था। बुल्गारों के समर्थन से वह अंततः सिंहासन पुनः प्राप्त करने में सफल रहा। अजीब बात है कि उसने इबुजिर के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। शायद उनके पारिवारिक संबंधों के कारण जस्टिनियन और खगान की बहन, जिन्होंने ईसाई नाम थियोडोरा रख लिया था, का पहले से ही एक बेटा था जिसे सह सम्राट घोषित किया गया था। लेकिन खेरसोनेसुस के पास सम्राट के प्रतिशोध से डरने के पूरे कारण थे। शहर के निवासियों ने स्वेच्छा से खुद को खजार खागान की सुरक्षा में सौंप दिया। जस्टिनियन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। शहर पर कब्जा कर लिया गया और विद्रोह के मुख्य सूत्रधारों को फांसी दे दी गई। सम्राट यहीं रुकने को तैयार नहीं था। उसने बोस्पोरन साम्राज्य के वे अन्य क्षेत्र वापस पाने की योजना बनानी शुरू कर दी जो कभी उसके अधीन थे, और वही स्थिति फिर से दोहराई गई। सम्राट के प्रस्थान के बाद खेरसोनेसुस में एक नया विद्रोह भड़क उठा। क्रीमिया के नगरों के निवासियों ने अपनी सुरक्षा के लिए इबुजिर की ओर रुख किया, और जब जस्टिनियन ने एक नई सेना भेजी तो उनका सामना खजारों की सेना से हुआ। उस समय जब यह देखा गया कि विद्रोह के नेता फिलिपिकुस बार्डेनेस को इतने शक्तिशाली सहयोगी का समर्थन प्राप्त है और स्पष्ट रूप से सम्राट पर भरोसा न करते हुए, जिसकी तेज और निर्मम प्रतिशोध के लिए ख्याति थी, क्राइमिया भेजी गई बीजांटिन सेना ने पक्ष बदल लिया और विद्रोहियों से जा मिली। अब बर्दानेस को नई ताकत मिल चुकी थी। वह जहाज लेकर कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचा और जस्टिनियन द्वितीय ने न केवल अपना सिंहासन खोया बल्कि अपना सिर भी गंवा दिया। स्वाभाविक ही है कि इसके बाद खजर और बाइजेंटाइन संबंध और भी प्रगाढ़ हो गए। 732 में एक और राजवंशीय विवाह तय किया गया, इस बार सम्राट कॉन्स्टेंटाइन पंचम और खगान विरखोर की पुत्री के बीच। ऐसा प्रतीत होता है कि बीजांटियम से इतनी घनिष्ठता के चलते खजारों को ईसाई धर्म अपना लेना चाहिए था। यह खगानेट के लिए एक तार्किक कदम होता, जिससे उसे यूरोपीय ईसाई राजशाहियों के समूह में शामिल होने का अवसर मिलता। वैकल्पिक रूप से खजारों ने इस्लाम धर्म अपना लिया होता तो इससे भी उन्हें कुछ विशेष लाभ मिलते और वे दुनिया के एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्र के और अधिक निकट आ जाते।
बाइजेंटियम और खिलाफत दोनों ने ही बार बार खजर शासकों के पास जाकर अपनी अपनी आस्थाएं अपनाने के प्रस्ताव रखे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि खगानों को अपने शक्तिशाली पड़ोसियों के प्रभाव में आने की कोई इच्छा नहीं थी। फिर भी धर्म के बारे में कुछ न कुछ करना ही था। बहुदेववादी संप्रदाय धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। खजर शासक यह समझने में असफल नहीं हो सकते थे कि भविष्य एकेश्वरवादी धर्मों का ही है, और इस तरह एक अनोखा और चौंकाने वाला परिवर्तन हुआ। खजार शासक वर्ग ने यहूदी धर्म अपना लिया। ईरान और बाइजेंटियम में अत्याचार से बचकर भागने वाले कई यहूदी खगानत में आकर बस गए। वे न तो धार्मिक और न ही जातीय बहुसंख्यक थे, लेकिन उनका कुलीन वर्ग में एक खास प्रभाव था और व्यापार में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर भी केवल यही बात खजारों द्वारा यहूदी धर्म अपनाने की व्याख्या नहीं करती। आखिरकार खगानते में ईसाई और मुसलमान भी बड़ी संख्या में मौजूद थे, बल्कि यहूदी धर्म की रोजमर्रा की जिंदगी में उपस्थिति ने खजार शासकों के सामने एक तीसरा रास्ता पेश किया, जो उन्हें ईसाई या इस्लाम धर्म को अपनाने से बचाते हुए भी किसी एक प्रमुख विश्व धर्म से जुड़ने की अनुमति देता था। इस परिवर्तन की शुरुआत 8वीं सदी के मध्य में सैन्य नेता बुलान ने की थी, जो शासक बुलानिद वंश के संस्थापक थे। यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि उस समय तक खगानात में सत्ता पहले ही खगान और सर्वोच्च सैन्य प्रमुख अर्थात बेक के बीच विभाजित हो चुकी थी। नाम मात्र के लिए सर्वोच्च सत्ता अब भी खगान के पास थी, लेकिन वह अब अधिकतर एक वैचारिक या यहां तक कि एक पवित्र प्रतीक बनकर रह गए थे। वास्तविक सत्ता बेकों के पास थी। बुलान ने सब्रियल नाम अपनाया और उसके बाद के बेक भी यहूदी नाम रखते थे, जैसे यूसुफ, हारून और हनुक्का। हालांकि यह कहना होगा कि यहूदी धर्म ने शासन के मामलों या अपनी सत्ता को मजबूत करने में बुलानिदों की अधिक सहायता नहीं की। यह एक सीमित अभिजात वर्ग के छोटे से घेरे का धर्म बना रहा और कभी भी अन्य संप्रदायों को विस्थापित नहीं कर सका। ईसाई धर्म या इस्लाम में देखी गई पूरी की पूरी नगरों की सामूहिक धर्मांतरण की घटनाएं यहूदी धर्म में असंभव थीं, क्योंकि यह धर्म जातीय रूप से विशिष्ट था। परंपरागत रूप से कोई व्यक्ति तभी यहूदी बन सकता था जब उसके पास कोई यहूदी पूर्वज या संबंधी हो, चाहे वह काल्पनिक ही क्यों न हो। इस प्रकार यहूदी धर्म की संकल्पना स्वयं जनसंख्या के एकीकरण के बजाय उसके विभाजन का संकेत देती थी। यह तर्क दिया जा सकता है कि धार्मिक मामलों में अपनी अलग राह चुनकर खजर शासकों ने राज्य निर्माण के लिए ईसाई या इस्लाम धर्म की एकीकृत करने वाली शक्ति का लाभ उठाने का अवसर खो दिया। एक और नकारात्मक पहलू था बाइजेंटियम के साथ संबंधों का धीरे धीरे ठंडा पड़ना। भविष्य में जब खजार खगानत को नए बाहरी शत्रुओं का सामना करना पड़ा, तो बाइजेंटियम अब अपनी सहायता देने के लिए इच्छुक नहीं रहा। इसी दौरान 8वीं सदी के मध्य से लेकर 9वीं सदी के उत्तरार्ध तक खजार खगानत अपने सामर्थ्य की चरम सीमा पर थी। वोल्गा और काले सागर के बीच एक बड़े और शक्तिशाली राज्य की उपस्थिति ने एशियाई घुमंतुओं के पूर्वी यूरोप में प्रवास पर पूरी तरह रोक लगा दी। खजार स्वयं भी एक स्थायी जीवन शैली की ओर बढ़ रहे थे, खेती किसानी अपना रहे थे, आंतरिक क्षेत्रों में नगर बसा रहे थे और सीमाओं पर किले बना रहे थे। अरबों के साथ युद्धों के बाद राजधानी को दक्षिणी सीमाओं से और दूर वोल्गा डेल्टा के इतिल नगर में स्थानांतरित कर दिया गया। यह नदी स्वयं उत्तरी यूरोप को कैस्पियन सागर से जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग के रूप में कार्य करती थी। खजारों का डॉन नदी और काले सागर के तट का बड़ा हिस्सा भी नियंत्रण में था, जिससे वे सीमा शुल्क और पारगमन व्यापार से अच्छी खासी आमदनी कमाते थे। 9वीं शताब्दी में अरबों ने काला सागर को खजार सागर के नाम से भी पुकारा। खजार खगानते का पतन भी लगभग उसी तरह शुरू हुआ जैसे उसका उदय हुआ था, पूर्वी जातियों की एक नई लहर के प्रवास के साथ। सबसे पहले हंगेरियाई आए, जिन्होंने 9वीं सदी की पहली छमाही में काला सागर क्षेत्र पर आक्रमण किया। बाद में उन्हें पश्चिम की ओर और धकेल दिया गया, क्योंकि पचेनेगों ने उन पर दबाव बनाया और पचेनेगों पर पूर्व से ओघुजों का दबाव था। हालांकि खजारों ने कुछ समय के लिए हंगेरियनों को अपना अधीनस्थ बना लिया था, लेकिन वे पेचेनेगों को अपने अधीन करने में असफल रहे। इस परिणाम स्वरूप खगानते का क्षेत्रफल काफी घट गया। 10वीं सदी तक उत्तरी काला सागर क्षेत्र खो दिया गया था। इसी के साथ रूस की बढ़ती निकटता खजर खगानते के लिए लगातार बढ़ता हुआ खतरा बन गई। उसकी उत्तरी सीमाओं के साथ बसे स्लाविक लोग
जो कभी खजारों के अधीन करदाता थे, खगानत के पतन के साथ धीरे धीरे उनके नियंत्रण से बाहर निकलते जा रहे थे और अब प्रारंभिक रूस राज्य के प्रभाव में आ रहे थे। 10वीं सदी तक रूसी राजकुमारों ने खजारों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखे। समय समय पर वे कास्पियन तट के मुस्लिम राज्यों पर छापेमारी करते थे और ऐसे अवसरों पर उन्हें अपनी नौकाओं को वोल्गा नदी के रास्ते कास्पियन सागर तक ले जाने के लिए खजार शासकों से अनुमति लेनी पड़ती थी। स्पष्ट है कि खजार इस व्यवस्था से असंतुष्ट थे और केवल रूस से सीधे टकराव करने की उनकी अनिच्छा ने ही उन्हें इन सेनाओं को अपने क्षेत्र से गुजरने देने के लिए मजबूर किया। ऐसी ही एक छापेमारी के बाद 913 ईस्वी में खजारों ने वोल्गा नदी के मुहाने पर लौटते हुए रूसों पर घात लगाकर हमला किया, उनकी अधिकांश सेना को मार डाला और सारा लूटा हुआ माल अपने कब्जे में ले लिया। अल्पकाल में इस आघात ने निश्चित रूप से प्रारंभिक रूस राज्य को कमजोर कर दिया, लेकिन दीर्घकाल में इसने खजारों के लिए एक शक्तिशाली शत्रु खड़ा कर दिया। वैसे भी शुरू से ही दोनों राज्यों के हित एक दूसरे के विपरीत थे, इसलिए घात लगाकर किया गया हमला असल में शत्रुता का कारण कम और बहाना ज्यादा था। खजार राज्य को निर्णायक झटका 10वीं सदी के 60 के दशक में लगा, जब राजकुमार स्वियातोस्लाव ने खगानते के केंद्र में गहरी सैन्य मुहिम चलाई और इतिल तथा सेमेंद्र दोनों पर कब्जा कर लिया। इसी हालात का फायदा उठाते हुए उघुझों ने भी पूरब से खजार इलाकों पर हमला बोल दिया। अपने शत्रुओं से भागते हुए खजार सेना के बचे हुए लोग मदद के लिए ख्वारिज़्म की ओर मुड़े और ऐसा करते समय उन्हें अपने शासक सहित इस्लाम धर्म अपनाने के लिए विवश होना पड़ा। यह पूरी तरह संभव है कि ख्वारिज़्म की सरपरस्ती में खजारों ने स्वियातोस्लाव के अभियान के बाद वोल्गा क्षेत्र में अपने पुराने इलाके के एक छोटे हिस्से पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया हो। लेकिन यही कभी शक्तिशाली रहे खजर खगानते का अंत था। 12वीं सदी तक खजर अब भी इतिहास ग्रंथों और वार्षिक विवरणों में छोटे मोटे कारणों से उल्लेखित होते रहे, जब तक कि वे अंततः पूर्व से आने वाली नई प्रवासी जातियों की लहरों में पूरी तरह विलीन नहीं हो गए।